गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। उसमें स्विट्जरलैंड के संविधान में अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड की विशेषताएं। तो आपने काफ़ी विशेषताएं पढ़ी हैं। उसमें अमेरिका और ब्रिटेन और भारत इनका भी साथ साथ में वर्णन देखने को मिला है। तो वहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो बहुदलीय प्रणाली, यानी बहुत सारे दल हैं। उसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड का जो दल है वो एक ऐसे नहीं है कि भाई जो दल जीत के आ गया वो ही सारा सर्वोपरि कार्य करेगा या उसका कोई विपक्षी होगा, उसको मतलब अपने हिसाब से उनको कार्य को नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो दल जीत के आता है, चाहे दल कितने भी होंगे, लेकिन जो दल जीत के आता है उस दल को ही मजबूत बना करके और जनता के लिए कार्य को करवाया जाता है। लेकिन ऐसा जब अपन भारत में देखें तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो दल जीत के आता है उसके हाथ में सारी जो कार्य शक्तियाँ हैं, व्यवस्थापिका सारी जो है वो शक्तियाँ किस में, जो जीत के आता है उसी व्यक्ति के हाथ में हो जाती है। तो लेकिन अपन ने जब अभी स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, बहुत सारे दल होने के बावजूद भी क्या क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे जो दल हार जाता है और जो दल जीतता है तो हारे हुए दल का न तो कोई विरोध करता है और न ही जीते हुए दल की कोई बहुत ज़्यादा, वो सारे मिलकर के जनता के लिए कार्य को करते हैं। अगली जो व्यवस्था आपने पढ़ी थी वो थी कि मतलब दुर्बल संगठन, यानी संगठन दुर्बल है। क्यों है? क्योंकि वहाँ सरकार के हाथ में किसी भी कार्य को नहीं सौंपा गया है। जो भी कार्य है वो जनता के हाथ में सौंपा गया है। और नेतृत्व, यानी किसी भी कार्य को किसी के नेतृत्व में नहीं करने की वो आवश्यकता बताई गई है। स्विट्जरलैंड के संविधान में अपन ने देखा है कि जैसे भारत के संविधान में या अमेरिका के संविधान में क्या है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उन्हीं के नेतृत्व में कार्य जनता करेगी। बाकी ऐसा नहीं है। यदि किसी को कोई भूख के कारण मर रहा है, किसी को कोई कोई वो है, तो ऐसा नहीं है जो विपक्ष के जो हारी हुई सरकार है वो अपने हिसाब से किसी भी कार्य को कर सके, हारा हुआ जो दल है वो किसी भी कार्य को जनता के लिए पूर्ण कर सके, ऐसा भारत में नहीं बताया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं चुना जाता है और न ही उसी के नेतृत्व में किसी कार्य को किया जाता है। जो भी कार्य होगा वो जनता के हित में ही होगा, लोक कल्याणकारी कार्य ही होगा। यानी और अगला जो पढ़ा था विरोधी दल का अभाव, यानी विरोध कोई नहीं करता है वहाँ पे किसी भी प्रकार से। किसी भी दल का किसी भी मतलब जो भी कोई प्रतिनिधि चुन के आता है उसका कोई विरोध नहीं करता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, वहाँ का संविधान है वो जनता के ऊपर लोकतंत्रात्मक संविधान बताया गया है। और जिस तरह से अपने भारत में देखा जाए तो भारत के संविधान में अपन ने पढ़ा है तो वहाँ पे क्या है, जो नेता एक बारी उसको प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है तो वह क्या है, वो अपने लिए पहले सबसे ज़्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मतलब दोस्तों के लिए, इनके लिए पहले कार्य करता है और बाकी की जनता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जब स्विट्जरलैंड में अपन ने पढ़ा है तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जनता सभी क्या समान है और सभी के लिए सारे जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। उसमें न तो कोई किसी पद पे कोई उद्योगपति होगा, उद्योगपति यदि है तो वह प्रतिनिधि नहीं बनेगा, क्योंकि उद्योगपति है तो उसका मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर पैसा कमाना राजनीतिक में आना नहीं बताया गया है। उसमें है कि जो व्यक्ति पैसा कमाता है वो राजनीति में नहीं आएगा और जो यदि राजनीति में आएगा तो वह जनता का कल्याण करेगा, जनता के हित में कार्य करेगा। वहाँ के नेताओं की जो तनख्वाह है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी जीवन चलाने के लायक है। ऐसा वहाँ कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, आर्थिक स्थिति से भी सभी क्या है, सुदृढ़ है। इसलिए एक दूसरे का कोई भी किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करता है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की अपन ने काफ़ी विशेषताएं पढ़ी थी। विरोधी दल का अभाव पड़ा ही था और इस तरह की जो चुनाव का आधार योग्यता बताई है। जिस तरह से भारत के चुनाव आप देखते हो या अपन देखते हैं, भारत में रहते हैं इसलिए भारत के संविधान में अपन ने पढ़ा भी है कि भारत का जो चुनाव होता है वो बहुत ही खर्चीला चुनाव होता है। उसमें बहुत सारे गाड़ियाँ और अन्य मतलब ये प्रचार करने का जो व्यवस्थाएं हैं, सामग्री हैं, ये हैं। तो इस तरह से वो जनता के हित में नहीं होता, जनता के किसी भी कार्य में, किसी भी काम में शामिल नहीं होता है। कोई न उनका खान पान होता है, न उसमें कोई उनके कपड़े आते हैं,
न कोई उनके लिए कोई व्यवस्थाएं होती है। लेकिन ऐसा स्विट्ज़रलैंड में नहीं बताया गया है। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, वहाँ का चुनाव है वो बहुत ही कम खर्चीला है। वहाँ पे जब भी खर्चा करते हैं, जब भी खर्च होता है, उसमें लोक कल्याणकारी हित हो, जिसमें जनता का हित हो, उसी में पैसे खर्च किए जाते हैं, अन्यथा खर्चा नहीं किया जाता है। तो चुनाव का आधार योग्यता बताया है। ऐसा नहीं है कि भाई चुनाव कोई भी लड़ सकता है, नहीं, यदि उसकी योग्यता, यदि उस चुनाव के लायक वो है, तो ही वास्तविक वह प्रतिनिधि चुना जाएगा, अन्यथा उसको नहीं चुनेंगे। तो इस तरह से अपन ने कई विशेषताएं अन्य और भी पढ़ी थी। और अब आज जो पढ़ रहे हैं वो है, क्या है कि स्विट्जरलैंड का दुर्बल होने का कारण क्या है, क्या कारण है। दुर्बल राजनीतिक दल है, वो दुर्बल क्यों हुआ, राजनीतिक दल है स्विट्जरलैंड में, वो दुर्बल क्यों माना गया, क्योंकि उसका सबसे पहला कारण ये था कि स्विस कार्यपालिका स्वरूप, स्विट्जरलैंड में शक्तिशाली राजनीतिक दलों के उदय न होने का पहला कारण कार्यपालिका का निर्दलीय रूप उस वह उसका स्थायीपन है। संघीय कार्यपालिका की निर्दलीय प्रकृति के कारण सबल दलीय संगठन और व्यवस्थापिका में कठोर दलीय अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और स्विट्जरलैंड की यह प्रथा कि संघीय सरकार के सदस्य प्राय पुनः निर्वाचित होते रहते हैं और दलबंदी पर रोक लगाती है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो एक ही नहीं रहता है, दल में जो भी मतलब प्रतिनिधि आते हैं वो निर्वाचित होते हैं और बदलते रहते हैं एक स्थायी रूप से। जिस तरह से भारत में 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री को चुना जाता है, इस तरह से वहाँ किसी भी एक नेता को राजनीतिक दल में नहीं चुन के लंबे समय तक उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है। सबसे पहला दुर्बल, यही उसका दुर्बल का कारण है। दूसरा दुर्बल का कारण लूट प्रथा का अभाव। स्विट्जरलैंड में लूट प्रथा का अभाव है। लूट प्रणाली के अभाव के कारण राष्ट्रीय सरकार शक्ति प्राप्त करने पर अपने दल के लोगों को पुरस्कृत नहीं कर सकती। यानी लूट प्रथा, यानी जो भी कोई अच्छा कार्य किया है सरकार ने, लेकिन वह उस सरकार के प्रति किसी भी प्रकार से कोई धन खर्च नहीं करेगा। तो वहाँ नियुक्तियाँ राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, वरन योग्यता के आधार पे होती है। राजनीतिक दृष्टि से नहीं होती है कि भाई ये इसके पास खूब सारा पैसा है तो इसको राजनीति में लेके आए, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जिसकी योग्यता होगी वही राजनीति में आएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ वेतन इतने कम हैं कि दलीय नेताओं के लिए उनमें कोई आकर्षण नहीं है। यानी वहाँ बिगर मतलब की लूट प्रथा का कार्य नहीं बनाया हुआ है, कारण नहीं है। इसलिए वहाँ का जो दूसरा कारण है वो है लूट प्रथा का अभाव। अगला जो कारण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है। जनमत संग्रह तथा आरंभक के तरीकों के कारण भी दलबंदी को स्विट्जरलैंड में अधिक स्थान नहीं मिला है। वहाँ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान विधायिका के हाथ में न होकर जनता के हाथ में रहता है। यानी वहाँ चाहे कोई भी चुन के आ जाओ, लेकिन वो यदि किसी भी कार्य को करेगा तो वो जनता का साथ में होना आवश्यक बताया गया है, यानी जनता के हाथ में ही रहता है। अतः इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता है कि विधायिका में किस दल का बहुमत है और कौन सा दल अल्पमत में है। तो इसलिए वहाँ पे कोई दल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जीत के आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो है। वहाँ का जो वास्तविक जो शक्ति है वो जनता के ही हाथ में बताई गई है। तो अगला जो कारण है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था बताई गई है। अगला कारण है बुनियादी मतभेदों का अभाव। स्विट्जरलैंड में जनता में बुनियादी प्रश्नों पर आम सहमति पाई जाती है। जनता में गंभीर मतभेद न होने के कारण सुदृढ़ दलबंदी स्थापित नहीं हो सकती। यानी वहाँ की जनता के अंदर इतना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर कि वह कोई भी किसी का कोई भी मतलब आलोचना नहीं करता है और वह किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसलिए क्या है कि वहाँ की दलबंदी हो स्थापित नहीं हो सकी। ये अगला कारण बुनियादी मतभेदों का अभाव बताया गया है। अगला कारण है संघीय संसद की दुर्बल स्थिति। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद की भांति केंद्रीय महत्व की नहीं है। उसके अधिवेशन अत्यंत अल्प होते हैं। वहाँ विरोधी दल का अभाव रहता है तथा विभिन्न दलों के सदस्य व्यवसायिक राजनीतिज्ञों की तरह भाग नहीं लेते। इस कारण कठोर दलीय संगठन का विकास नहीं
हो पाया। यानी वहाँ पे अभी अपन ने विशेषता के अंदर ये चर्चा की थी कि जो जो व्यावसायिक होगा, जो उद्योगपति होगा, वह राजनीति में नहीं आएगा। वहाँ मतलब पैसों का अभाव नहीं बताया गया है। पैसों का अभाव नहीं बताने के कारण कठोर दलीय संगठन का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अगला जो दुर्बल होने का राजनीतिक दलीय कारण है वो है संघीय संसद की दुर्बल स्थिति। अगला जो कारण है आर्थिक और धार्मिक मतभेदों का अभाव। स्विट्जरलैंड में गंभीर आर्थिक असामान्यता नहीं है। वहाँ की जनता अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट है। यानी किसी भी प्रकार से भाई किसी भी चीज़ में यदि कोई मतभेद नहीं होगा, अच्छी तरह से संतुष्ट है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी लूटपाट, किसी भी प्रकार का कोई आलोचना, कोई मार धाड़ कुछ भी नहीं मिलती है। तो यहाँ की जनता है वो क्या आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ है, एक दूसरे पर क्या है विश्वास है और वह अपना कार्य करती है। इनमें धार्मिक विमर्श नहीं है और सामाजिक एकता की भावना बहुत प्रबल है। अतः वहाँ पर राजनीतिक दलों को पनपने का अधिक अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक कोई अभाव देखने को इसलिए नहीं मिलता है कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में सर्वप्रिय जो जनता का अभाव बताया गया है। जो भी कोई कार्य करेगा वो जनता के माध्यम से ही किया जाएगा।